जिम के गीत सावन गाए आए भी मुझे तेरी मोहब्बत का सारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। काश भारतीय सिनेमा का एक ऐसा हीरा जिसकी रोशनी में 4 दशक तक यह बॉलीवुड जगमगाता रहा। जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। यह कलाकार जिसकी कोई भी फिल्म सिल्वर जुबली का रिकॉर्ड बनाए बगैर टॉकीज से उतरती ही नहीं थी। हमारी उम्र लगता है। क्या आप जानते हैं कि जुबली कुमार के नाम से मशहूर इस कलाकार की सफलता के पीछे एक भूतिया बंगले का हाथ था। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि भारत देश का एक होनहार दरोगा कैसे बना बॉलीवुड का जुबली कुमार। मधुबन खुशबू देता है। आखिर राजेंद्र कुमार साहब ने मशहूर एक्टर मनोज कुमार पर ऐसा कौन सा एहसान कर दिया कि मनोज कुमार पूरी जिंदगी इस कलाकार के आगे नतमस्तक रहे। इस अभिनेता ने अपने चरम मुकाम पर आकर ऐसा कौन सा काम कर दिया कि इसके चरित्र पर सवाल उठने लगे। आखिर किसके प्यार में इन्होंने परिवार को छोड़कर दरोगा बनने की तैयारी कर ली थी। आखिर क्या उस बेमिसाल शख्सियत की मृत्यु गुमनामी में ही होकर रहे। याद न जाए बीते दिनों की गई। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिल्मी टू डॉन। इस वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि राजेंद्र कुमार के नाम से मशहूर यह कलाकार असल में मुसलमान था। राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई वर्ष 1927 को पंजाब के सियालकोट में हुआ, जो आज के पाकिस्तान में है। राजेंद्र कुमार के दादा जी जाजू राम तुली ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक बहुत बड़े मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। उनके पिता कराची में एक टेक्सटाइल का बड़ा व्यापार करते थे। राजेंद्र कुमार साहब 6 मंजिला इमारत के 42 कमरों के बंगले में रहा करते थे। अब यह रही बात सिनेमा की, तो राजेंद्र कुमार बचपन से ही सिनेमा के बहुत शौकीन थे। ऐसे में जब राजेंद्र कुमार कराची से सिटी में सिनेमा फिल्म देखने गए, लौटने में रात हो गई। घर के सभी लोग सो गए थे। वो चुपचाप दबे पांव अपने कमरे में जाने लगे। तभी पीछे से एक घबराए हुए राजेंद्र कुमार ने देखा तो सामने दादाजी थे। राजेंद्र कुमार साहब कुछ जवाब देते उससे पहले ही दादाजी बोल पड़े, फिल्म देखने गए थे, पढ़ाई से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वैसे राजेंद्र यह सब छोड़ दो, नहीं तो एक दिन फिल्म के एक्टर ही बनकर रह जाओगे। पर राजेंद्र कुमार को यह डांट बहुत बुरी लगी, बल्कि उन्हें अच्छा लगता था, क्योंकि वह बचपन से ही सिर्फ यही सोचते थे कि वह बड़े होकर एक फिल्म के हीरो बनेंगे। राजेंद्र कुमार इन्हीं सपनों को लेकर बड़े हो रहे थे। तभी देश का बंटवारा हो गया। पूरे देश में चारों तरफ दंगे हो रहे थे। राजेंद्र कुमार के परिवार को घर बार जमीन जायदाद पूरा व्यापार छोड़ जान बचाकर कराची से भागना पड़ा, जहां परिवार का सब कुछ छूट गया था। दिल्ली में किराए के कमरे में गुजर बसर करनी पड़ रही। राजेंद्र कुमार साहब पढ़े लिखे तो थे ही, इसलिए दिल्ली पहुंचते ही कुछ प्रयास करने पर इन्हें वहां पर पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। परिवार वाले सोच रहे थे कि चलो अब सरकारी नौकरी मिल गई है, किसी न किसी तरह परिवार का गुजारा तो चल ही जाएगा। पर नौकरी मिले अभी जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए थे, तभी उनका एक पुराना मित्र मुंबई से दिल्ली आया। राजेंद्र कुमार ने उससे मुलाकात हुई तो बातों ही बातों में उसने कह दिया, यार मैं एक पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर बनना चाहता हूँ। ये भूल गया कि मारने वाले से बचाने वाले के हाथ ज़्यादा लंबे होते हैं। तभी उस दोस्त ने बड़ी उत्सुकता से बोला, अरे तुम मुंबई आ जाओ, मेरी तो वहाँ बहुत जान पहचान है और मैं तुम्हें कल ही फिल्म दिला देता हूँ। उस दोस्त की बातों में राजेंद्र को अपने सपने साकार होते दिखे। उन्हें लगा फिल्मों में पहला ब्रेक मिलना ही कठिन है, अगर यह दोस्त मुझे पहला ब्रेक दिला दे तो उसके बाद तो मैं सफलता ही पालूंगा। अब राजेंद्र कुमार ने अपने दोस्त की बातों में आकर बम्बई जाने का फैसला कर लिया। पर नौकरी लगे कुछ ही दिन हुए थे और पहली सैलरी भी नहीं मिली थी, तो अब दिल्ली से बम्बई जाने के लिए टिकट के पैसों का जुगाड़ कैसे होता। सपनों को सच करना था। राजेंद्र कुमार ने अपने पिता की दी ही सबसे प्रिय घड़ी को बेच दिया।
और पहुंच गए सपनों की नगरी बम्बई। राजेंद्र कुमार साहब जब बम्बई पहुंचे तो उन्हें जोरदार झटका लगा। उन्हें लगा कि काश यह सपना सच होता। मुझे तो लगता है कि आज बचाने वाले के सब हाथ कट चुके हैं, वो खुद मर गया है। हुआ कुछ यूं कि बम्बई पहुंचकर वो सबसे पहले अपने उसी दोस्त से मिले। अब दोस्त को क्या पता था कि राजेंद्र कुमार अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर वहां चले आए हैं, इसलिए उसने बड़ी बड़ी बातों के बड़े बड़े सपने राजेंद्र को दिखा दिए। वहां पहुंचकर पता लगा कि उनका वह दोस्त किसी को भी नहीं जानता, वो खुद बम्बई शहर में एक रोल पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब राजेंद्र कुमार साहब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, पर राजेंद्र कुमार ने यह सोच लिया था अब बगैर सफलता पाए वह दिल्ली घर वापस नहीं जाएंगे। राजेंद्र कुमार साहब ने पेट की भूख मिटाने के खातिर छोटे मोटे काम शुरू किए, जैसे कि होटल में वेटर बने। कभी कभी तो उन्होंने मजदूरी तक का काम किया। इसी कशमकश के बीच उनकी मुलाकात संगीतकार रमेश बहल से हुई। जब राजेंद्र कुमार ने अपनी पूरी कहानी रमेश बहल को सुनाई तब रमेश बहल ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ प्रबंध जरूर करूंगा। और कुछ दिनों के बाद रमेश बहल ने मशहूर डायरेक्टर HS रवेल ने राजेंद्र कुमार से मुलाकात करवाई और कोई भी छोटा मोटा काम देने की सिफारिश की। रमेश बहल की बात पर डायरेक्टर HS रवेल ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया और उनका वेतन तय हुआ। राजेंद्र कुमार साहब ने पतंगा, शगाई और पॉकेट मार जैसी फिल्मों में रवेल जी के साथ 5 वर्षों तक काम किया, पर राजेंद्र कुमार के मन में हमेशा एक खटक बनी रहती। सोचते मैं तो यहाँ हीरो बनने आया था, इसलिए यदा कदा वह रवेल साहब से समय निकाल कर कह देते कि रवेल साहब अगर कोई छोटा मोटा रोल हो तो मुझे भी करने का मौका दीजिए। कई बार कहने पर HS रवेल ने उनकी इस बात को हमेशा मजाक में लिया, पर राजेंद्र कुमार के मन में तो एक ही सपना था कि उन्हें हीरो बनना है। कई संघर्षों और प्रयासों के बाद उन्हें एक डायरेक्टर ने अपनी फिल्म जोगन में दिलीप कुमार साहब के साथ एक दोस्त का रोल दिया। यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है, फूल तो तुम्हारे कदमों में। और उसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें वचन फिल्म में हीरो का रोल मिल गया। यह खुशखबरी उन्होंने सबसे पहले डायरेक्टर HS रवेल को बताई और एक बार फिर डायरेक्टर HS रवेल ने उनका मजाक बना दिया। रवेल साहब ने कहा, एक्टिंग, अरे तुम इस एक्टिंग में क्यों परेशान होते हो, यह सब तुम नहीं कर पाओगे। खैर, राजेंद्र कुमार साहब की वचन फिल्म 1955 को पर्दे पर आई। फिल्म का प्रीमियर हुआ और राजेंद्र कुमार साहब, डायरेक्टर HS रवेल दोनों साथ साथ फिल्म देखने गए। फिल्म खत्म हुई और राजेंद्र कुमार और रवेल साहब जब सिनेमा घर से निकले तो रवेल साहब ने कहा, राजेंद्र आज शाम तुम मेरे घर चले आना। अब राजेंद्र कुमार साहब HS रवेल जी की बात कहाँ काट सकते थे, वह सीधे शाम होते ही HS रवेल के घर चले गए। रवेल साहब खुद गेट खोलने आए। राजेंद्र कुमार को उन्होंने गले से लगा लिया और कहा कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने अपनी कड़ी मेहनत से मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। हीरो के तौर पर राजेंद्र कुमार की पहली फिल्म वचन सिल्वर जुबली हुई, झुक गया आसमां। और फिर राजेंद्र कुमार साहब ने वचन फिल्म के बाद तूफान और दिया और एक झलक जैसी कई फिल्मों में काम किया। इस दौरान राजेंद्र कुमार साहब को गर्व फिल्म का दर्जा प्राप्त करने वाली मदर इंडिया फिल्म में भी काम करने का मौका मिला। मदर इंडिया फिल्म में इन्होंने राजकुमार, नरगिस और सुनील दत्त जैसे एक्टर के साथ काम किया। इसके बाद राजेंद्र कुमार राजकुमार को जहां भी मिलते उन्हें डैडी ही कहते, क्योंकि राजकुमार साहब ने इस फिल्म में उनके पिता का रोल किया है। इसी दौरान उनका रमेश बहल के यहाँ आना जाना बना रहा, जहां पर की मुलाकात रमेश बहल की बहन शुक्ला बहन से हुई। धीरे धीरे यह मुलाकात मोहब्बत में बदल गई और कुछ ही दिनों में यह मोहब्बत शादी के पवित्र बंधन में बंध गई। शादी के बाद इनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां, एक काजल और डिम्पल और एक बेटा मनोज, जिन्होंने बाद में हीरो के तौर पर कुमार गौरव के नाम से प्रसिद्धि पाई। अब राजेंद्र कुमार अपने परिवार के लिए एक आशियाने की तलाश में थे। दिमाग में हमेशा यही रहता, एक बार वह अपना वही दौर वापस लेकर आएंगे, जैसा कि उनका सियालकोट में बंगला कोट ही सब कुछ हुआ करता था। तो ऐसे में राजेंद्र कुमार साहब एक बार
कार्टर रोड से जा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक बहुत बड़ी आलीशान कोठी पर पड़ी। जब राजेंद्र कुमार साहब ने पता किया तो पता लगा कि यह बंगला मशहूर एक्टर भारत भूषण साहब का है, और पता लगा कि भारत भूषण साहब इस बंगले में रहते ही नहीं हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना इस बंगले को खरीद ही लिया जाए, पर अगल बगल के लोगों ने उन्हें बताया कि यह बंगला बेहद डरावना है। लोगों ने कहा कि इसे भूतिया बंगला कहते हैं। कई बार इस कोठी पर एक औरत के चीखने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। लोगों ने यहाँ तक बताया कि कभी कभी इस कोठी की छत पर एक सफ़ेद साड़ी में बैठी औरत दिखाई पड़ती है। यही सब कारण बताते हुए लोगों ने उस कोठी को राजेंद्र कुमार साहब को ना खरीदने की सलाह दी, पर राजेंद्र कुमार साहब इन सभी भूत प्रेल चुड़ैल की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने 6000 में भारत भूषण जी का बंगला खरीद लिया। पूजा आरती और अर्चना के बाद घर प्रवेश कर घर परिवार के यहाँ सभी लोग रहने लगे। राजेंद्र कुमार साहब ने अपनी छोटी बेटी डिम्पल के नाम पर इस बंगले का नाम डिम्पल रखा। जिस बंगले को लोग भूत बंगला कह रहे थे, राजेंद्र कुमार की किस्मत शायद उस बंगले के आने के बाद ही पलट गई। किस्मत के सारे दरवाजे खुल गए थे। साल 1962 में उनकी प्रदर्शित गूंज उठी शहनाई फिल्म और धूल का फूल जबरदस्त हिट हुई। ऐसा लगा था कि अब राजेंद्र कुमार साहब जो पत्थर भी छू लेंगे वह सोना बन जाएगा। वर्ष 1960 में उनकी राज कपूर और वैजंती माला के साथ फिल्म संगम आई। इस फिल्म का एक और किस्सा बहुत मशहूर है। इस फिल्म में एक गाना था, दोस्त दोस्ताना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा। पर राजेंद्र कुमार साहब नहीं चाहते थे कि यह गाना फिल्म में लिया जाए। राजेंद्र कुमार साहब का कहना था कि मैं अपने दोस्त के लिए अपनी महबूबा का त्याग तो कर रहा हूँ, फिर क्यों इस गाने में कहा जा रहा है कि दोस्त दोस्त ना रहा। पर राज कपूर साहब अपनी जीत के आगे किसी की न सुनते हुए इस गाने की शूटिंग 3 दिन में पूरी की। दोस्त दोस्त ना रहा। राजेंद्र कुमार साहब ने राज कपूर साहब से कहा, जरा कैमरा फिर से ऑन करना, मुझे एक डायलॉग जोड़ना है। राज कपूर साहब ने कैमरा ऑन कर कहा। राजेंद्र कुमार साहब ने बोलना शुरू कर दिया। डायलॉग था, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पे गुजरती हैं मगर वो चुप रहते हैं, कुछ कह नहीं सकते। राज कपूर साहब डायलॉग राइटर इंद्र कुमार की तरफ देखते हुए बोले, चाचा देखा आपने, इसने मेरी 3 दिनों की मेहनत को अपनी जीत से ऐसी की तैसी कर दी। राजेंद्र कुमार साहब हंसते हुए बोले, दोस्त तुमने भी 3 दिनों में मेरी हालत खस्ता कर दी। खैर संगम सुपर डुपर हिट साबित हुई। इधर वर्ष 1963 में राजेंद्र कुमार साहब ने मेरे महबूब फिल्म में काम किया। इसकी शूटिंग के दौरान राजेंद्र कुमार साहब का किरदार एक मुसलमान व्यक्ति का था। यह किरदार राजेंद्र कुमार साहब ने इतना दिल से निभाया कि लोग कहने लगे कि जैसे कि दिलीप कुमार साहब असल में मुस्लिम हैं, उनका असली नाम दिलीप कुमार ना होके यूसुफ है, वैसे ही राजेंद्र कुमार भी मुस्लिम है। यूसुफ की तरह राजेंद्र का भी असल नाम अनवर है। और यह अफवाह इतनी चरम पर पहुंच गई थी कि राजेंद्र कुमार साहब को मीडिया में आकर इस बात का खंडन करना पड़ा था। वर्ष 1963 से 1966 तक राजेंद्र कुमार साहब का वह समय रहा जिसमें इनकी घराना, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान और आरजू जैसी कई फिल्में एक साथ सिल्वर जुबली हुई। दर्शकों ने इन्हें जुबली कुमार कहना शुरू कर दिया। दरअसल फिल्म करने के दौरान कई नायिकाओं के साथ इनकी जोड़ी बनती रही। इसमें से कई बार इनकी जोड़ी बनी फिल्मी एक्ट्रेस सायरा बानो के साथ। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकरा है घर प्यार मेरा सनम, जो की एक्ट्रेस नसीम बानो की बेटी थी। लंदन से पढ़कर आई हुई इन दोनों की एक फिल्म की शूटिंग जापान में लगभग 30 दिनों से अधिक समय के लिए राजेंद्र कुमार साहब और सायरा बानो को जापान में ही रहना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसी दौरान सायरा बानो और राजेंद्र कुमार की ऑन स्क्रीन लव स्टोरी के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी लव स्टोरी शुरू हो गई थी। वैसे राजेंद्र कुमार साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसका जिक्र भी किया है कि सायरा बानो के लिए उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। इधर यह सब बातें उनकी पत्नी शुक्ला बहल को भी पता
लगी। जापान आने के बाद राजेंद्र कुमार और उनकी पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। राजेंद्र कुमार ने अपने परिवार को बचाने के लिए शायरा बानो से कुछ दूरियां बना ली, पर शायरा बानो पर इसका बहुत बुरा असर हुआ। शायरा बानो बुरी तरह बीमार पड़ गईं। इस पर राजेंद्र कुमार साहब ने एक बार फिर शायरा बानो को सहारा दिया और जहां लग रहा था कि इस प्रेम कहानी का यहीं से अंत हो जाएगा, वहीं फिर राजेंद्र और शायरा बानो की प्रेम कहानी परवान पर चढ़ गई। इधर अखबार और पत्रिकाओं में शायरा बानो और राजेंद्र कुमार के प्रेम के किस्से आम हो गए थे। सभी जगह सिर्फ यही हेडलाइन थी कि जुबली कुमार और शायरा बानो एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। शायरा बानो की मां यह समझ रही थी कि इस रिश्ते का कोई किनारा नहीं, क्योंकि राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे और नसीम बानो के लिए उससे भी बड़ी बात यह थी कि वह हिंदू थे। नसीम बानो के लाख समझाने पर भी शायरा बानो मानने को तैयार नहीं थी। लंदन रिटर्न शायरा बानो की सिर्फ एक जिद थी, वह शादी करेंगी तो राजेंद्र कुमार के साथ ही करेंगी। दिल की धड़कन को कैसे छुपाऊं? बानो की मां नसीम बानो ने अपने दोस्त दिलीप कुमार की मदद ली। वो जानती थी कि दिलीप कुमार की शायरा बानो बहुत बड़ी फैन है और शायद उनके कहने पर वह मान जाए। नसीम बानो ने सोचा कि आज ही के दिन दिलीप कुमार से कहूंगी कि वह शायरा को समझाएं। इधर शायरा बानो ने यह तय कर लिया था कि राजेंद्र कुमार पार्टी में आएंगे और मैं राजेंद्र कुमार के साथ अपनी शादी की घोषणा उसी मन से कर दूंगी। बर्थडे पर राजेंद्र कुमार उन्हें यही तोहफा देंगे। फिर वह समय भी आया जब पार्टी में राजेंद्र कुमार साहब की एंट्री हुई। सारी भीड़ की नज़रें राजेंद्र कुमार साहब के ऊपर थी। शायरा बानो भी टकटकी लगाए हुए उनकी आस देख रही थी। उन्होंने देखा कि राजेंद्र कुमार साहब अपनी धर्मपत्नी शुक्ला बहल के साथ। यह सब देख शायरा बानो के तन बदन में आग लग गई थी। राजेंद्र कुमार ने यह तय कर लिया था कि वह अपना बसा बसाया परिवार नहीं तोड़ेंगे। वैसे राजेंद्र कुमार साहब जितने अच्छे अभिनेता थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। इधर शायरा बानो ने इस वाक़ये के बाद राजेंद्र को हमेशा के लिए भुला दिया। इधर पार्टी में आए दिलीप कुमार ने शायरा बानो को सहारा दिया और शायरा बानो की मां ने दिलीप कुमार से शायरा की शादी कर दी। मशहूर कलाकार मनोज कुमार साहब बताते हैं कि उनकी पहली फिल्म बतौर हीरो कांच की गुड़िया थी, जो कि उन्हें राजेंद्र कुमार के बदौलत ही मिली। राजेंद्र कुमार ने डायरेक्टर HS रवेल को मनोज कुमार का नाम सुझाया तो कांच की गुड़िया फिल्म के हीरो बने मनोज कुमार। बतौर फीस इन्हें 10,000 रुपये मिली तो मनोज कुमार साहब ने अपनी पहली कमाई को लेकर सीधे राजेंद्र कुमार के घर पहुंच गए और राजेंद्र कुमार के कदमों में यह 10,000 रुपये रख दिए। राजेंद्र कुमार यह सब देखकर भावुक हो गए और उन्होंने पैसे उठाए और मनोज जी की जेब में रख दिए। मनोज कुमार को गले लगा लिया। राजेंद्र कुमार ने कहा, तुम एक अच्छे कलाकार हो, मेहनत करोगे तो बहुत ऊपर जाओगे। पर इसके बाद ही राजेंद्र कुमार साहब और मनोज कुमार साहब एक अच्छे दोस्त बन गए और मनोज कुमार जिंदगी भर राजेंद्र कुमार का एहसान मानते रहे। राजेंद्र कुमार साहब के फिल्मी कहानियों की बात करें तो ना जाने कितनी कहानियां निकल जाएंगी। जैसे कि गूंज उठी शहनाई फिल्म में राजेंद्र कुमार साहब ने एक शहनाई वादक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के किरदार के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उन्होंने इसके लिए शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की मदद ली थी। वो बिस्मिल्लाह खान के रिकॉर्डेड वीडियो देखते, उनके एक्सप्रेशन, कंधे की हालत कॉपी करने का प्रयास करते। उन्होंने शहनाई बजाना तो नहीं सीखी पर एक्सप्रेशन को ऐसे कॉपी किया कि फिल्म देखते लगता कि शायद राजेंद्र कुमार साहब ही शहनाई बजा रहे हैं। फिल्म रिलीज होने के बाद जब राजेंद्र कुमार साहब ने बिस्मिल्लाह खान को यह फिल्म दिखाई और उनसे फीडबैक मांगा तो बिस्मिल्लाह खान ने राजेंद्र कुमार साहब से कहा, फिल्म तो कमाल की है। राजेंद्र कुमार साहब ने कहा, आपको मेरा अभिनय कैसा लगा? तब बिस्मिल्लाह खान ने बड़े आश्चर्य भरे अंदाज में कहा, अरे आप तो इस फिल्म में कहीं थे ही नहीं।
मैं तो इस फिल्म में खुद को ही महसूस कर रहा हूँ। राजेंद्र कुमार साहब के लिए यह बात एक बहुत बड़ा पुरस्कार थी। ऐसे ही फिल्म कानून में इनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया था। हाँ, इस फिल्म में एक भी गाना नहीं था, न कहीं रोमांस के सीन थे, पर इस फिल्म को जिसने भी देखा घंटों तक बगैर पलक झपकाए हुए बस देखता ही रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुलजिम ने इकरार खुद नहीं किया बल्कि उसको इकरार करने पर मजबूर किया गया है। इस फिल्म को जब जस्टिस हाकला ने देखा तो उन्होंने कहा, 40 सालों के इतिहास में मैंने अशोक कुमार जैसा जज और राजेंद्र कुमार जैसा वकील नहीं देखा। बताते हैं कि जब बम्बई के मिनर्वा सिनेमा हॉल में राजेंद्र कुमार साहब ने इस फिल्म को देखकर निकल रहे थे, तभी एक गरीब आदमी आया और राजेंद्र कुमार के पैरों पर गिर गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, साहब मेरा बेटा निर्दोष है, आप उसे बचा लीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, अब मेरे बेटे को आप ही बचा सकते हैं। राजेंद्र कुमार साहब स्थिति को भांप गए। उन्होंने बड़े नम्र भाव से उस व्यक्ति को उठाया और कहा, अरे साहब मैं तो एक छोटा सा अभिनेता हूँ और मैंने तो बस इस फिल्म में अभिनय किया है। भले ही आप आज के दौर में विश्वास न करें, राजेंद्र कुमार साहब जिस फिल्म में जैसी एक्टिंग करते थे, लोग सालों तक उन्हें उसी किरदार में याद किया जाता रहेगा। साहब के ऑफिस पहुंचा और रामानंद सागर साहब से राजेंद्र कुमार के मिलने का आग्रह करने लगा। रामानंद सागर ने जब उस लड़के की पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने तुरंत राजेंद्र कुमार को फ़ोन कर कहा, अरे राजेंद्र जल्द से जल्द स्टूडियो पहुंच जाओ, यहाँ पर एक लड़का तुम्हारी आस देख रहा है। राजेंद्र कुमार साहब ने कहा, मेरा कोई फिल्मी प्रशंसक है क्या, उसे समझा दीजिए, मैं भी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हूँ। पर रामानंद सागर ने कहा, तुम्हें आना बेहद ज़रूरी है, उस लड़के से तुम्हें मिलना ही होगा। इतना सुनते ही राजेंद्र कुमार साहब ने शूटिंग छोड़ी और तुरंत पहुँच गए स्टूडियो। और जब उस लड़के ने राजेंद्र कुमार साहब को देखा तो उस लड़के ने राजेंद्र कुमार साहब को एक फूलों का गुलदस्ता थमा दिया। उसने बोला, साहब मेरी एक हादसे में टांग कट गई थी, मैं रोज़ खुद को ख़त्म करने के लिए सोचा करता था, तभी मैंने आपकी फिल्म आरजू देखी, आपका अपाहिज का किरदार देखा, तब एहसास हुआ कि जीवन कितना खूबसूरत है। तब मैंने अपनी निराशा को जीवन की तरफ मोड़ दिया। आप मेरे भगवान हैं, आपने ही मेरे जीवन को बचाया है। राजेंद्र कुमार साहब ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैंने तो सिर्फ अभिनय किया है, असल हीरो तो तुम हो। समय कभी एक सा कहाँ रहता है। 1972 के आते आते इनका करियर ढलान पर था। इधर राजेश खन्ना की बॉलीवुड में एंट्री हो गई थी। 70 के दशक में तांगे वाला, दो जासूस जैसी उनकी कई फिल्में फ्लॉप रहीं और अब समय के साथ साथ उन्हें फिल्में मिलना भी कम हो गई थी। समय के साथ साथ उन्होंने कैरेक्टर रोल करने भी शुरू कर दिए थे। अब राजेंद्र कुमार का बेटा भी बड़ा हो गया था, जिसने कुमार गौरव के नाम से फिल्मों में एंट्री ली। बेटे को सफल करने में उन्होंने सारे प्रयास किए। अब इसे कुमार गौरव साहब का दुर्भाग्य कहें या दर्शक उनसे उनके पिता की एक्टिंग चाह रहे थे, कुल मिलाकर वह सफल नहीं हो सके। हालात यह भी आए थे कि राजेंद्र कुमार साहब उनकी फिल्मों के लिए अपने सबसे प्रिय बंगले तक को बेच दिया था। कहते हैं कि कुमार गौरव अपने आप को भगवान समझने लगे थे। कुमार गौरव साहब के पूरे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े लिंक को क्लिक कर सकते हैं। और राजेंद्र कुमार साहब के इस आलीशान बंगले को आखिरकार खरीदा किसने, यह जानना भी बेहद मनोरंजक है। यह वह समय था जब राजेश खन्ना अपने कदम को बॉलीवुड में मजबूत कर रहे थे। राजेश खन्ना साहब ने सोचा, क्यों ना राजेंद्र कुमार साहब के इस बंगले को खरीद लिया जाए। राजेंद्र कुमार साहब के स्टारडम की मेहरबानी उन पर भी हो जाए, वह भी शायद सुपरस्टार बन जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब वो बंगला राजेश खन्ना साहब ने खरीद लिया था। अब बंगले का नाम डिम्पल नहीं, आशीर्वाद था। खरीदते ही राजेश खन्ना की लोकप्रियता आसमान पर चढ़ने लगी। राजेंद्र कुमार के फैंस की संख्या तो ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार को भी लाकर रख देती है। कांपते होठों और अत्यधिक भाव भंगिमा के साथ उन्होंने मेलोड्रामा को अपनी विशेषता बना दिया। राजेंद्र कुमार साहब का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 3 बार नामांकन हुआ। हालांकि उन्हें यह पुरस्कार एक भी बार नहीं मिला, पर दर्शकों का दिया हुआ वह पुरस्कार हमेशा उनके साथ रहा।
एक समय वह भी आया जब भारत सरकार ने उनको इनके फिल्मी योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा। समय बीत रहा था, राजेंद्र कुमार साहब धीरे धीरे बहुत बीमार पड़ने लगे। उन्हें दवाइयाँ खाना पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने अपने मित्र मोहन कुमार से कहा, दोस्त अब यह चोला छुड़वा दो, अब मैं किसी दूसरे चोले में जाना चाहता हूँ, कुछ काम करना चाहता हूँ। डॉक्टर, डोंट गेट एक्साइटेड माई बॉय, प्लीज़ लीव मी अलोन। डॉक्टर्स बताते हैं राजेंद्र कुमार साहब का हीमोग्लोबिन लगातार गिरता चला जा रहा था, वह बेहद कष्ट में थे और एक दिन वह भी आया जब उनकी यह इच्छा पूरी हुई। 12 जुलाई साल 1999 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह अपनी भारतीय सिनेमा की यादों को हमारे लिए छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। भले ही राजेंद्र कुमार साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, जब भी उनकी फिल्में आज भी हम देखते हैं तो सारी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। आप बताइएगा कि राजेंद्र कुमार साहब की आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म कौन सी लगती है, वो कौन सा गाना है जो राजेंद्र कुमार साहब का नाम सुनते ही आपके कानों में गूंजने लगता है। वैसे अगर राजेंद्र कुमार साहब के आप बड़े वाले प्रशंसक हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि राजेंद्र कुमार के बेटे की शादी जिस हीरो की बेटी से हुई थी उनका क्या नाम था। और अगर आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस 20 से 25 मिनट के वीडियो को बनाने में हमें लगभग 30 से 40 घंटे लगते हैं और आपका एक लाइक हमें और प्रोत्साहित करता है। और आपने अगर वीडियो को अंत तक देखा हो तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हमें रोज आते रहे दिल लुभा, मैं राही अनजान राहों का, एक ना एक दिन